हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गोदावरी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है या यूँ कहिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज ये प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो सीरियल वाइज बनाया। उसमें क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया गया है और मैं सीक्वेंस लेके चल रहा हूं ताकि आप कोई भी वीडियो देखिए तो आपको पता रहे कि इस वीडियो में इस नंबर से इस नंबर तक क्वेश्चन है, इसके पहले का बाद का आपको सारा आइडिया रहेगा। तो जो पहली बार देख रहे हैं आज चौथे वीडियो को देखेंगे, वो मैं चाहूँगा कि वो पहले वीडियो से शुरू करें और सारे वीडियो की प्रैक्टिस से क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन का नेचर एक्सप्लेनेशन देखते हुए वो भी सॉल्व करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आज के डेट का फ्लैश करेगा, प्लीज़ उसे आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव में सेंटेंस आपको दिया रहता है, वो सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है और सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है। तो अगर वो एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात का डिसीजन आप किससे लेंगे? इस बात का डिसीजन आप लेते हैं वर्ब से। किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो वर्ब ही या तो एक्टिव होती है या तो वो वर्ब पैसिव होती है। वर्ब को देख के डिसाइड किया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं बार बार कहता हूँ पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है, वर्ब देखना है। वर्ब को देखिए। अब जैसे सेंटेंस में क्वेश्चन में वर्ब दिया हुआ है टोल्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से टेंस का वर्ब है, तो आप कहेंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं पूछूं कि ये वर्ब एक्टिव वर्ब है या पैसिव, तो आपका रिप्लाई होगा ये एक्टिव वर्ब है। एक्टिव वर्ब होने की वजह से पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब ये एक्टिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है हमें पैसिव वर्ब बनाना होगा। अब इसका पैसिव वर्ब कैसे बनेगा? जब मैं बार बार कहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 का स्ट्रक्चर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? वॉज या वर, और इन दोनों के साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टोल्ड लगाना है। तो जिस ऑप्शन में हमारा वॉज वर टोल्ड लिखा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख लेते हैं किस में है। तो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है वॉजंट बीइंग टोल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होता है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी वॉज नॉट टोल्ड, यानी हमारा ये मकसद है ये आना। अब सेंटेंस निगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव में बनेगा। एक बात याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस का जो नेचर रहेगा उसका एक्टिव या पैसिव भी उसी नेचर में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्टिव अफर्मेटिव नेचर का है तो पैसिव भी अफर्मेटिव नेचर का होगा। एक्टिव निगेटिव नॉट से बना है तो पैसिव भी निगेटिव नॉट से बनेगा, नेवर नहीं आएगा उसमें। नेवर से बना है तो फिर नॉट नहीं आएगा। एक्टिव अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है और वो सिंगल इंटेरोगेटिव का है, आई मीन अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड के साथ ही वो सेंटेंस पैसिव बनेगा, यही है नेचर। तो सेंटेंस नंबर ए एलिमिनेट हो गया। बी में हमारा वॉज और वॉज नॉट टोल्ड तो आया है, लेकिन साथ में ये देखना है कि कहीं वॉज और टोल्ड किसी और सेंटेंस में तो नहीं आया है। तो सी वाले ऑप्शन में बी वाले को होल्ड करते हैं, अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे आंसर। सी को देखेंगे क्या उसमें आया है वॉज या वर टोल्ड, नहीं आया है, सी वाला ऑप्शन रिजेक्ट होता है। डी वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, उसमें टेल्स दिया हुआ है तो यानी डी वाला ऑप्शन में चला गया। यानी आपका सबसे परफेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और ये
इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का एक पार्ट ऐसा है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, और वो है गेट यूज्ड ड्राइविंग। इसी को अंडरलाइन किया गया है। अब आप यहां पे देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है इसी को इम्प्रूव करिए अगर ज़रूरी हो तो। अगर आपको लगता है ग्रामेटिकल एरर है तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन से उसे करेक्ट करिए, और नहीं अगर ये जैसा लिखा है वैसा ही सही है तो जिस ऑप्शन में लिखा है नो इम्प्रूवमेंट वो आपका आंसर होगा। ये मैं रोज कहता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें टू गेट यूज ड्राइविंग में गलती है, ये पार्ट गलत है। अब इसमें करेक्शन क्या होगा? गेट के साथ यूज्ड, देखिए एक फ्रेज है, यूज टू पूरा एक फ्रेज है, यूज टू पूरा एक फ्रेज है, और इसके पहले अगर गेट लगा है गेट यूज टू, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का हैबिचुअल हो जाना। हैबिचुअल मतलब आदती हो जाना, किसी चीज की हैबिट में आ जाना, लत लग जाना, गेट यूज टू। अब यहाँ पे ड्राइव नॉर्मली अगर अकेले यूज्ड आता है, ध्यान रखिएगा अकेले यूज्ड टू आता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। अकेले अगर यूज्ड टू आता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, लेकिन अगर इस यूज्ड टू के पहले यूज टू के पहले इज, एम, आर इस तरह का कुछ आया रहे, गेट, गॉट कुछ इस तरह का आया रहे, तो इसके बाद हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें गेट यूज टू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन ने दिया है गेट यूज ड्राइविंग, यही इस गलती है। हमारा होना चाहिए यूज टू और उसके बाद ड्राइव नहीं आएगा, ड्राइविंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे गेट का यूज किया गया है। टू गेट यूज टू ड्राइविंग, ये रहा 52 का ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, और सेंटेंस देने के बाद आपसे कह रहा है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो जिस पार्ट में एरर है उसी पार्ट में आपका आंसर छिपा हुआ है। आपको स्पॉट करना है कि किस पार्ट में एरर है। और इसने ऑप्शन दे रखा है द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहास फैमिली। नेहा के फैमिली में एक लड़की का जन्म बहुत बड़े खुशियाँ लाया या लाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द बर्थ। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है वो वर्ब एक्चुअल में ब्रिंग है, ये प्लूरल वर्ब है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसे एस लगाना पड़ेगा, ब्रिंग्स करना पड़ेगा। तो ब्रिंग्स अगर हम करेंगे तो ये वर्ब सिंगुलर बन जाएगा और सब्जेक्ट के साथ इसका एग्रीमेंट हो जाएगा, तालमेल सही हो जाएगा। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। एक चीज़ और हो सकता है, अगर आप यहाँ सेंटेंस में अगर ब्रिंग्स, या तो ब्रिंग्स लगाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो इसे पास्ट में कर दीजिए ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है जिससे ये पता चल सके कि नहीं यहाँ ब्रॉट नहीं हो सकता है या यहाँ ब्रिंग्स नहीं हो सकता है। लेकिन जो मौजूदा सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ पे ब्रिंग दिया हुआ है, जो कि एकदम गलत है। तो ये ब्रिंग वाला पार्ट है ऑप्शन नंबर
डी में, तो गलती इसी पार्ट में है। और करेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ब्रिंग की जगह या तो ब्रिंग्स करना है या तो ब्रॉट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश कर रहा है, उसको प्लीज पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड। आपको ऐसे वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं ये पहले दिन भी कहा था, बार बार कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि आप कुछ न कुछ इंग्लिश में पढ़ा करिए। न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट है तो बेहतर होगा यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नावल पढ़िए इंग्लिश में। अगर आप नावल में इंटरेस्टेड नहीं है तो बच्चों की कहानियों की किताबें होती हैं इंग्लिश में, आप उसको पढ़िए, लेकिन कुछ न कुछ आप इंग्लिश में पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन कंसंट्रेट होता है वर्ड्स पे, आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, उनको आप सीखते हैं, जानते हैं, उन वर्ड्स से फैमिलियर होते हैं, उनके यूज़ को जानते हैं, और धीरे धीरे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होती है। अब बड़े स्पेलिंग को याद करने का एक तरीका जान लीजिए कि जब भी आपको बड़े स्पेलिंग वाले वर्ड्स मिलें तो आप उनको ब्रेक किया करिए, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर दीजिए, तो आपको वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू ब्यूटी। अब ये किसी भी ब्यूटी की बात कर सकता है, नेचर की ब्यूटी या किसी व्यक्ति के कला की ब्यूटी, कोई भी ब्यूटी हो सकता है एस्थेटिक। इक्विवोकल, घुमा फिरा कर कहना, अनक्लियर बात कहना, ऐसे जो चीज़ें अनक्लियर होती हैं वो है इक्विवोकल। कैटास्ट्रॉफी, याद करिए पहले वाले वीडियो में ये वर्ड आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और वहाँ पे वो वर्ड था कैटास्ट्रॉफिक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, हाँ ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे ये जो वर्ड है कैटास्ट्रॉफी, ये मिसस्पेल्ड है, गलत लिखा हुआ। इसका जो सही करेक्शन होगा, सही स्पेलिंग होगा, वो ऐसे होगा, कैटास्ट्रॉफे, कैटास्ट्रॉफे। जी हाँ, ये गलत दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, और होगा कैसे, ऐसे होगा कैटास्ट्रॉफे, ये होता है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 54 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। यही स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है और ये सही है। जितने वर्ड, देखिए प्रैक्टिस कराने के दौरान जितने वर्ड्स आपको मिलते हैं, आप पेन पेपर लेके बैठा करिए, कागज़ कॉपी लेके बैठा करिए, आप तुरंत नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, उसको नोट करिए, फ्यूचर में रिवीजन के लिए रखिए। तो कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग मैंने बताया था, कैटास्ट्रॉफे ये नाउन है, ये नाउन है, कैटास्ट्रॉफिक एडजेक्टिव है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज, याद आ रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, इसको आप पढ़िए। इसमें ये फिलर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप ब्लैंक में वर्ड फिल करेंगे और यहाँ पे इडियम फिल करना है भाई। तो एक बार फिर से इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या होगा। वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करिए ऑप्शन के साथ। ओके, यहाँ पे पहला इडियम है एक्लीज हील। अगर आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत जानते होंगे तो रोमन सेना में एक्लीज नाम का एक योद्धा हुआ करता था, और वहीं से ये जो इडियम है आया है, एक्लीज हील। हील मतलब होती है एड़ी। उसके एड़ी में प्रॉब्लम की वजह से वो मारा गया था।
यानी वो था तो बहुत बड़ा योद्धा, लेकिन वो मारा क्यों गया? क्योंकि उसकी एड़ी में प्रॉब्लम थी और वही प्रॉब्लम उसके मृत्यु का कारण बन गई। तो आज लोग कोई भी बात होती है, जब आपके व्यक्तित्व में किसी तरह की कमी आ जाती है तो कहा जाता है ये आपका कमज़ोर पक्ष है। तो एक्लीज हील का मतलब होता है कमज़ोर पक्ष या कमज़ोर पहलू या कमज़ोर पॉइंट। जैसे आप तैयारी करते हो, कहते हो यार सब कुछ तो ठीक है, बट इंग्लिश इज़ माई एक्लीज हील। इसका मतलब है इंग्लिश ही मेरा कमज़ोर पॉइंट है। तो एक्लीज हील का मतलब होता है कमज़ोर पॉइंट या कमज़ोर पक्ष या कमज़ोर पहलू, कुछ भी कह लीजिए। दूसरा है हीबी जीबीज। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अक्सर इडियमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इडियमेटिक इंग्लिश यूज करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वाले। द हिंदू वाले इडियमेटिक एक्सप्रेशन कम यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा इडियमेटिक इंग्लिश यूज़ होता है। उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इडियम्स मिल जाएंगे। हीबी जीबीज। हीबी जीबी का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें आप बहुत घबराए हुए हो, सब उथल पुथल हो, चिंतित हो, परेशान हो। ऐसी मनोदशा जब आपकी होती है तो आप हीबी जीबीज कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप घबराए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, इस कंडीशन को आप कहेंगे सॉरी आई कांट से एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज आई एम इन द कंडीशन ऑफ हीबी जीबीज। तो यहाँ पे क्या होगा? हीबी जीबीज यानी डर या चिंता का भाव या डर या चिंता या घबराहट की अवस्था। अगला है पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड। अच्छा, आप बताइए कि जब खुशहाली का माहौल बनता है तो क्या होता है? रेड एक ऐसा कलर है जो हमेशा उत्साह को प्रदर्शित करता है। तो पूरे टाउन को रेड कब किया जाएगा? जब मौज मस्ती धूम धड़ाका करना हो। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है बड़े ही शोर शराबे के हंसी गुल्ले के साथ आप एंजॉय करिए। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं, ऐसा करने को बोलते हैं पेंट द टाउन रेड। जैसे अगर आपको कहना है शी टॉप्ड यूपीएससी, she topped UPSC so her family painted the town red। मतलब हो हल्ले के साथ, शोर शराबे के साथ खूब मजा किया। अच्छा, फिंगर इन एवरी पाई। फिंगर इन एवरी पाई, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना हर काम को करना, उनको आए या ना आए लेकिन जो भी काम हो उसमें घुसेंगे, उसको करने के लिए आगे आएंगे। उनको आए या ना आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन हर काम में वो अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना यार क्या यार तुम हर काम में उंगली करते हो। तो उंगली करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उंगली करने का तो मतलब है कि आप काम में व्यवधान डाल रहे हो, दिक्कत डाल रहे हो। लेकिन यहाँ पे पाई का मतलब होता है, यहाँ पे ये सेंस है कि आप हर काम को करना की कोशिश करने लगते हो, आपको वो चीज़ आए या ना आए। जैसे आप किसी को कोई डॉक्टर है नहीं लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए वो आगे आ रहा है, झोला छाप डॉक्टर जिसे क्वैक कहते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसमें अब चारों की मीनिंग पता चल गई तो आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ क्या होगा ऑप्शन में। फिलहाल मैं बता रहा हूँ। सेंटेंस है लिसन, कहता है सुनो। यू नीड टू प्रायोरिटाइज, तुम्हें ये तय करना है, तुम्हें ये फिक्स करना है, प्रायोरिटाइज करना है। यू कांट हैव योर फिंगर इन एवरी पाई, तुम्हें ये डिसाइड करना है, तुम हर काम में दखल नहीं दे सकते हो, हर काम में उंगली नहीं कर सकते हो, हर काम को करने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तो 55 का जो आंसर है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 एक बार फिर से आपके सामने एरर का क्वेश्चन है। आपको एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में के किसी पार्ट में एरर है और वो पार्ट आपके सेंटेंस में दे दिया गया है। तो दिस समर आई मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। आपने कहा कि सर इन गर्मियों में, हालांकि गर्मियाँ चल भी रही हैं, इन गर्मियों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला मेट। अगर मुझे कहना हो कि मैं आपसे कल मिलूंगा और ये श्योरिटी है, आई विल मीट यू टुमारो बोलूंगा, या फिर मैं कहूंगा आई विल मीट डाउन यू। यहां पे सेंटेंस में मीट का सेकंड फॉर्म मेट दिया हुआ है और इसके साथ अननेसेसरीली डाउन वर्ड का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। सीधे मीट का कोई भी फॉर्म आए उसके साथ कोई इस तरह का प्रेपोजिशन या एडवर्ब इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मीट के साथ मीट का थर्ड फॉर्म है मेट और उसके साथ लगा हुआ है डाउन। यही डाउन लगना ही इस सेंटेंस का एरर बन जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा, आप उसे पढ़िए और फिर मैं बताता हूँ कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे जो फ्लैश कर रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और चारों के चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हैं और सबको इनमें से सबसे बेस्ट वर्ड आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन फिल कर सेंटेंस को ब्लैंक को फिल करने के लिए। लिखा है द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट माने होता है संभावना। द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट, कह रहा है कि जो बिजनेस की संभावना है वैसा प्रतीत होता था, क्वाइट लगभग तकरीबन। अब यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, कैसा प्रतीत होता था नहीं मालूम। सो आई कन्विंस्ड माई फ्रेंड टू पार्टनर विथ मी टू स्टार्ट द वेंचर। कह रहा है कि बिजनेस की संभावना मुझे लगती थी, अब कैसी लगती थी वो वही शब्द डालना है। तो मैंने अपने दोस्त को कन्विंस किया कि भाई तुम मेरे साथ इस वेंचर में यानी इस पार्टनरशिप में मेरे साथ आओ। मैंने उसे कन्विंस किया। आप मुझे बताइए कि आप किसी को अपने साथ बिजनेस में आने के लिए कब कन्विंस करेंगे, कब उसे प्रोत्साहित करेंगे? क्या जब बिजनेस का दौर खराब चल रहा हो या फायदे वाला चल रहा हो? ऑब्वियसली फायदे वाला चल रहा हो तभी आप उसे कन्विंस कर पाएंगे और वो तैयार भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 57 में मैं चारों वर्ड की मीनिंग बता देता हूँ और आप जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो सेलेक्ट किए हैं आप देखिए आपने क्या किया है। लक्रेटिव, लक्रेटिव का मतलब होता है बेनिफिशियल। लक्रेटिव का मतलब होता है बेनिफिशियल यानी फायदेमंद, जिससे लाभ हो, जिससे बेनिफिट हो। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, कंफ्यूजिंग। जैसे कोई मीनिंग है वो बोल दिया जाए और उससे आप कंफ्यूज हो जाओ तो वो ड्यूबियस है। फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग मतलब ऐसी अवस्था जिसमें कोई चीज़, आप हिंदी में एक वर्ड जानते हैं प्रगतिशील, फलने फूलने वाला। जैसे कहा जाए कि ऑनलाइन बिजनेस इज फ्लोरिशिंग नाउअडेज। अब देखिए मैं इसे वर्ब बना के बोल रहा हूँ फ्लोरिशिंग को, खूब फल फूल रहा है, खूब यानी इसमें प्रगति हो रही है, फ्लोरिशिंग। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध मतलब धनी, जिसके पास सब कुछ हो। अब आप जल्दी से आंसर सेलेक्ट करिए कि यहाँ पे क्या होगा और उम्मीद है आपका जो ऑप्शन है वो है लक्रेटिव, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है लक्रेटिव, ऑप्शन नंबर ए, 57 ए। आते हैं
क्वेश्चन नंबर 58 पर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उसे पढ़िए। क्वेश्चन के बाद अगर मैं जल्दी बोल देता हूँ, एक्सप्लेनेशन जल्दी दे देने लगता हूँ, तो आप एक काम किया करिए, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, फिर प्ले किया करिए, फिर आगे आप देखा करिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और इस तरह से अगर हम लोग बहुत टाइम देंगे आपको तो फिर बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम से पहले मैं करा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 58 है और इसमें सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। मैं बार बार कहता हूँ कोई भी सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव वर्ब को पहचान के किया जाए। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट टेक द कोस्टल रोड ड्यूरिंग द मानसून। सेंटेंस इंपेरेटिव है और सजेशन दे रहा है कि तटवर्ती सड़कों को तटवर्ती मतलब नदी का किनारा या समुद्र का किनारे की जो सड़क हो उसे आप मानसून के समय में इस्तेमाल न करें। अब क्यों ना करें आप जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है, एडवाइस कर रहा है आपको। तो यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, तो या तो यहाँ पे यू आर एडवाइज्ड हो, तो यू आर एडवाइज्ड तो कहीं किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। अब किसको किया जा रहा है? हाँ, कोस्टल रोड को यूज़ न करने की बात की जा रही है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस वाला वाक्य है, तो एडवाइस वाले वाक्य को हम शुड की मदद से भी बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कोस्टल रोड शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग द मानसून। ड्यूरिंग मानसून कोस्टल रोड शुड नॉट बी टेकन। देखिए शुड जो एक मॉडल वर्ब है ये प्रिफरेबली यूज होता है आपको एडवाइस के लिए, एडवाइस देने के लिए, एडवाइस करने के लिए। सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सारी बातें शुड से ही हम बताते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में एक बार फिर से एक्टिव पैसिव दिया हुआ है और जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में जल्दी से बताइए इसमें वर्ब क्या है। तो आप कहेंगे सर इज एग्जामिनिंग, इज एग्जामिनिंग। अब आपसे मैं पूछूं कि ये कौन सा टेंस का ये कौन सा टेंस बना रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बना रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, तो आप कहेंगे सर ये एक्टिव वॉइस है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्ब को कैसे पहचाने, ये एक्टिव है या पैसिव, तो प्रैक्टिस सेट के बाद जो मेरी आने वाली जो क्लास है उस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम लोग पूरी क्लास कराएंगे, पूरा होल ग्रामर रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसको आप ज़रूर करिएगा। तो ये जो डाउट हैं आपके ये सब क्लियर हो जाएंगे, कैसे पहचानूँ। अब चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो मैं बहुत डीप में जाऊँगा नहीं, फिर भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब ये एक्टिव है, अब आप पैसिव कैसे बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जामिनिंग का थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड, और इसके पहले यहाँ आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी की फीलिंग को पैसिव वॉइस में लाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बीइंग, बीइंग एग्जामिन्ड। और वर्ब आगे है तो वर्ब या तो इज आए या तो एम आए या तो आर आए, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर से इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आया तो वो एम आएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं किसमें इज, एम, आर, बीइंग और एग्जामिन्ड लिखा हुआ है। तो क्या ये ऑप्शन 1, अब कुछ मत देखिए क्या है, क्या ये ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, उसमें वॉज डन लिख दिया गया है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर बीइंग एग्जामिन्ड, ये देखिए आर बीइंग एग्जामिन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी को होल्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी सी और डी बचा है, कहीं उसमें भी तो ऐसा सेम नहीं दे दिया।
अगर दे दिया हुआ होगा तब हम क्या चेक करेंगे, सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट में गलती कराएगा या तो ऑब्जेक्ट के इंटरचेंज में। तो चलिए जरा देखते हैं। तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में इसको होल्ड करते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी में फिर से यही लिख दिया है, इज एग्जामिन, तो ऑप्शन नंबर सी भी रिजेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी में हैज़ बीन आ गया और हमको क्या चाहिए, इज एम आर बीइंग एग्जामिन्ड, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या होता है, एलिमिनेट होता है। तो सबसे परफेक्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उसे पढ़िए। तो जल्दी से मुझे ये पहले कमेंट करके बताएं कि ये सेंटेंस में ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो मैं बताता आपको, अक्सर कहता हूँ कि पहचान क्या है, पहचान क्या है, कौन डायरेक्ट है। डायरेक्ट होगा तो उस सेंटेंस किसके अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच, तो यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा हुआ है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो हम क्या बनाएंगे, इसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डायरेक्ट हो, और सारे ऑप्शन में डायरेक्ट दिया ही हुआ है। तो लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, तो आप इसे चेंज करेंगे और लिखेंगे ही सेड टू मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे, और यहाँ पे इफ लगा हुआ है कंजंक्शन। इफ कंजंक्शन तब लगता है जब वहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा हो, क्वेश्चन रहा हो, आपका सेंटेंस रहा हो क्वेश्चन वाला, और क्वेश्चन किससे बना हो, हेल्पिंग वर्ब की मदद से, जिसे हम लोग सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी, अब वुड आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, देखिए वुड लाइक एक फ्रेज है, विल का वुड होता है, यस, लेकिन आपके ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में विल नहीं दिया हुआ है। जैसे आप कहेंगे मैं एक कप कॉफ़ी लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई वुड लाइक, चाहूँगा, आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे वुड लाइक जो है एक फ्रेज है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इन्वर्टेड कामा में वुड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन, किसी ऑप्शन में चेंज नहीं लिखा है। वुड लाइक एक फ्रेज है। फिर बोलता हूँ वुड लाइक, ये तब आप यूज़ करते हैं जब आप अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, और हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आई, इफ़ हटा देंगे कंजंक्शन, उसकी जगह इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। इफ़ तब आता है जब जहाँ पे क्वेश्चन बनाना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे। वुड हमको ऑलरेडी दे दिया है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब चेंज नहीं करेंगे। वुड, अब यहाँ पे आई लाना है, तो आई रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पे बैठा है। कौन सा प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो सेकंड पर्सन है, वुड यू। अब यहाँ पे लाइक, टू टेक, दैट है तो उसको हम लोग दिस कर देंगे। अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो हम लोग द नेक्स्ट डे को चेंज करेंगे तो वो टुमारो हो गएगा। ऑन रेंट फ्रॉम
द नेक्स्ट, आई एम सॉरी, टुमारो। क्या हो जाएगा? टुमारो, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए कौन से सेंटेंस में ये मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखिएगा, विल वुड में बदलता है, लेकिन वुड लाइक जब भी आएगा तो ये फ्रेज बनाता है। ठीक है, ये पास्ट में लेके नहीं गया, ये फ्रेज बनाता है। वुड लाइक, चाहूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम टुमारो। क्या आप इस अपार्टमेंट को कल से ही रेंट पर लेना चाहेंगे? अब क्या है, एक तरीके से आपसे क्वेश्चन कर रहा है आपकी इच्छा जानने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 60 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसमें ब्लैंक में इडियम्स फिल करने हैं। तो क्वेश्चन को आप रीड करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो और क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सारे इडियम्स की मीनिंग और फिर आप उसको फिल करेंगे। पहली ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मिस द बोट। मिस द बोट, पकड़िए, आपको जाना है नदी के उस पार। आप घर से दौड़े दौड़े चले आए तो नाव वाला बीच गंगा में, बीच नदी में लेके पहुंच गया। आपने कहा ओ माय गॉड, मिस द बोट। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है नाव छूट जाना। मिस द बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, अवसर से चूक जाना। अवसर चूक जाने को मिस द बोट कहते हैं। सेकंड है हिट द बुल्स आई। ये मैं नहीं बताऊंगा, एक दिन और आया था, रोज बताऊंगा तो आप क्या होगा, आप लापरवाह हो जाओगे। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको याद कर, जो आ गया वो याद होना चाहिए। हिट द बुल्स आई नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट, मान लीजिए कोई काम बहुत डिफिकल्ट है, आपने पूरा जोश बनाया हम करेंगे, लेकिन फिर वो काम आप जब करना शुरू करते हो तो उस काम की कठिनाई को देख के आपका मन निराश हो जाता है, आप बड़े हतोत्साहित हो जाते हो, आप बहुत निराश हो जाते हो। तो गेट द कोल्ड फीट, आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे पड़ने का मतलब ही है कि आप काम की कठिनाई को देख के आप हतोत्साहित हो गए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, किसी काम की कठिनाई, गेट द कोल्ड फीट का मतलब होता है किसी काम की कठिनाई से निराश हो जाना। मेक अ सीन, हंगामा खड़ा कर देना। मेक अ सीन, जैसे कहते हैं ना, भाई कुछ भी हो यार, प्लीज़ काम डाउन, हंगामा मत खड़ा करो, डोंट मेक अ सीन प्लीज़। तो मेक अ सीन माने होता है, अब ये पास्ट में दिया हुआ है मेड अ सीन, हंगामा खड़ा कर दिया। अब यहाँ सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। चलिए बता देता हूँ मैं। हिट द बुल्स आई का मतलब होता है किसी काम को बहुत सटीक तरीके से करना। याद है अर्जुन वाला मैं एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, Initially, I thought I could participate in the International Scholar Contest, but when I saw the preparatory material, देखिए पकड़ लीजिए क्या कह रहा है कि शुरू में मैंने सोचा कि मैं इंटरनेशनल स्कॉलर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने उसके प्रिपरेटरी मटेरियल जिससे तैयारी करना है वो मटेरियल देखे तो मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यस, गॉट कोल्ड फीट, हतोत्साहित, निराश हो जाना। ओके, आते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पे आज हम लोग वीडियो को रोकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके सामने चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ब्लैंक वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको 4 वर्ड दिए गए हैं और उसमें फिल करना है 4 ऑप्शन में। पहला वर्ड है इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब होता है अवैध, गैरकानूनी। इर्रेशनल,
जिसमें कोई अतार्किक बात, कोई भी चीज़ इरेशनल हो सकता है जिसमें तर्क ना हो, लॉजिक ना हो। लेजिटिमेट कानूनी, विधिक, वैध, कुछ भी कह सकते हैं। फॉर्मिडेबल चैलेंज, लोग कहते हैं ना फॉर्मिडेबल चैलेंज, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कठिन, वेरी डिफिकल्ट, ऐसा किसी की फॉर्मिडेबल टास्क, कठिन कार्य, फॉर्मिडेबल चैलेंज, बहुत ही कठिन चुनौती। तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है हार्ड, जिसमें दिक्कतें हो, कठिनाई हो, कष्ट हो, वो फॉर्मिडेबल है। तो जल्दी से फिल करिए, क्या होगा यहाँ पे। द कंपनी गेव इन, देखिए यहाँ एक फ्रेज आया है गेव इन। गिव का फर्स्ट फॉर्म होता है गिव। अगर मैं बताऊं गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर, झुक जाना, आत्मसमर्पण कर देना, गिव इन। द कंपनी गेव इन, कंपनी झुक गई, टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। जो फ्रेजल वर्ब बता रहा हूं उसको नोट करते चला करिए, बहुत काम की चीजें होती हैं। कंपनी एम्प्लॉयज माने कर्मचारियों के मांग के आगे झुक गई, एज, क्योंकि इट फाउंड देम, कंपनी ने ये पाया कि वो लोग जायज हैं, सही हैं, लेजिटिमेट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 62 का ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आज का रहा ये हम लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम लोगों ने प्रैक्टिस किया बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में। अब इसके आगे से हम लोग अगले वीडियो में कल आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।